बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था कि हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि सेल किस तरह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो छोटा क्यों है, मतलब क्या फ़ायदा है। ये बड़ा भी हो सकता था, मतलब ये बड़े बड़े सेल्स भी हो सकते थे, तो छोटा क्यों है, इसके पीछे मकसद क्या है। तो आज हम दो पॉइंट्स क्लियर करेंगे। जो मेन हमारा पॉइंट होगा कि सेल छोटा क्यों है। जो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में डिस्कस भी हुई थी और आज भी हम थोड़ी सी उसको डिस्कस करेंगे। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर सेल को देखा जाए तो एक जो जाइगोट होता है, मतलब एक मदर से सेल आता है और एक फादर से, जो कि हैप्लॉइड होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। वो दोनों सेल कंबाइन होके जो एन और एन कहलाते हैं, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें, तो दोनों कंबाइन होके एक कंप्लीट सेल बनाते हैं जिसको हम डाइप्लॉइड सेल कहते हैं। और वो डाइप्लॉइड सेल होता है जाइगोट। वही जाइगोट फिर आगे जाके डिवीजन होके, मतलब उसमें ये जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो मतलब डिवाइड होके नंबर में ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ होते होते फिर टिश्यू बनाता है। और टिश्यू के बाद फिर वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम आर्गन कहते हैं। यही आर्गन्स फिर काफ़ी सारे इकट्ठे होकर एक आर्गन सिस्टम को मतलब तख्लीक देते हैं, और वो आर्गन सिस्टम फिर आगे जाके फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो जाइगोट होता है वो पहला सेल होता है, वही सेल फिर टिश्यू बनाता है और टिश्यू फिर एक आर्गन बनाता है। मैंने एग्जांपल सिर्फ लीवर का लिया हुआ है। तो अगर इधर देखा जाए जो जो टिश्यू बना है और जिससे ये हमारा लीवर बन गया, तो लीवर के अंदर जितने भी सेल्स है, इन सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स मतलब हेपेटो कहते हैं लीवर को, हेपेटोसाइट्स मतलब जो लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो सेल्स है, उन्हीं सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। अब जो लीवर बना है वो भी हेपेटोसाइट्स से ही बना है, और इस लीवर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो यही सेल परफॉर्म करता है, जो हेपेटोसाइट कहलाता है। इस तरह हमारे काफ़ी सारे आर्गन, जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स से बना है। हमारे फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखा जाए, जो लंग्स है वो एल्वियोलाई से बने हुए हैं। जिस तरह हमारा स्किन है वो एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, और जो स्किन का फंक्शन है, जो प्रोटेक्शन करता है, जो भी है, वो सारे का सारा यही सेल परफॉर्म करता है। इसके लिए कोई और सेल्स नहीं आते, यही सेल होते हैं जिसने इस स्ट्रक्चर को बनाया है, वही सेल इसका फंक्शन भी करता है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे के सारे बने हैं सेल्स से, और वो सारे के सारे फंक्शंस यही सेल परफॉर्म करता है। जिस्म के अंदर जितने भी सेल देखा जाए, जो कि बोन है वो ऑस्टियोब्लास्ट और इस तरह ऑस्टियोक्लास्ट, जितने भी सेल्स है वो कंबाइन होके बोन को बनाते हैं। फिर इस तरह मतलब जो कार्टिलेज होते हैं वो भी सेल्स से बने होते हैं। जो हमारे किडनी है उसमें भी सेल्स है, सेल्स कंबाइन होके एक ऑर्गन्स को शक्ल दे देते हैं। जितने हमारे ब्लड वेसल्स है वो भी सेल्स से ही बने हैं, और जिन सेल्स से ये बने हैं वही सेल्स फंक्शन भी इसका परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, दूसरी बात के पास आता, मतलब जो दूसरी बात है वो हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है कि सेल छोटा क्यों है। अच्छा, तो ये जो सेल छोटा है वो क्यों है, साइज़ में छोटा है। अब साइंस के रूल्स को देखा जाए तो, मतलब अगर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, उसमें एक चीज़ नोट की जाती है, और एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि जितना भी वॉल्यूम रिड्यूस होता है एक बॉडी का, तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशो है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब एक ही स्ट्रक्चर को, एक ही क्यूब है, अगर वो सारे का सारा हम क्यूब को लेते हैं और उसका सरफेस एरिया मालूम करते हैं, तो जितना सरफेस एरिया उसका आता है, अगर उसी क्यूब को हम काफ़ी सारे हिस्सों में काट दे और फिर हर एक टुकड़े का अलग-अलग सरफेस एरिया मालूम करें, तो वॉल्यूम तो वही है लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो फ़ायदा क्या होता है वो हम चीज़ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि चीज़ को छोटा करने से, वॉल्यूम को रिड्यूस करने से सरफेस एरिया बढ़ता कैसे है। सही है, तो ये हम चीज़ थोड़ा सा मैथमेटिकली करेंगे।
और मैथमेटिकली इसका प्रूफ भी निकालेंगे कि ये किस तरह होता है। तो ये चीज़ जब एक दफ़ा प्रूफ हो जाती है तो उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि मतलब इसका फ़ायदा क्या है। तो देखते हैं, एक क्यूब हम ले लेते हैं और उस क्यूब का जो है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों हम मेजर कर लेते हैं। तो क्यूब हमने लिया है जिसका हर एक साइड मतलब 3 डायमेंशनल होता है क्यूब, जिसमें हाइट भी होती है और लेंथ और विड्थ तीनों चीज़ें होती है उसमें। तो मतलब 3 डायमेंशंस हो गए, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हम देख लेते हैं कि लेंथ उसकी हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, विड्थ भी 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। अब उसका सबसे पहले हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। तो जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल, मतलब उसमें लेंथ और विड्थ होता है, उसमें हाइट नहीं होता। तो हम मालूम करते हैं कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब 9 स्क्वायर सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन क्यूब के जितने साइड्स होते हैं ना, 6 साइड होते हैं। ये तो हमने एक साइड का सरफेस एरिया मालूम कर दिया, तो वो कितना आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम पूरे क्यूब का मालूम करना चाहते हैं तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 54 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है। मतलब क्यूब की 6 साइड होती है, तो 6 साइड्स का एरिया मालूम करने के बाद हमारे पास एरिया आ गया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो होल सारे का सारा क्यूब है उसका सरफेस एरिया आ गया। अब उसी क्यूब का हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 3 9 9 3 27 सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो क्यूबिक सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। अब एरिया हमारे पास आ गया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर और जो वॉल्यूम है वो 27 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों का हम रेशो मालूम करते हैं। तो सरफेस एरिया ऐसे लिख दिया मैंने और वॉल्यूम के लिए VOL लिख दिया मैंने। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो मालूम करने के लिए 54:27। अब रेशो को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 को भी 27 पे डिवाइड कर लेते हैं और 54 को भी 27 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आ गया 2:1। सिंपल करने के बाद मतलब 27 2 जार 54, 27 1 जार 27। अब ये तो हमारे पास आ गया रेशो। जो हमारे पास रेशो बन गया वो ये हो गया। अब मैंने जो बात कही थी पहले कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस करने के बाद सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज हो जाता है। तो देख लेते हैं किस तरह। अब मैंने क्यूब को छोटा कर दिया और उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मैंने 2 सेंटीमीटर डाल दिया, मतलब छोटा हो गया वो। अब 2 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ है, विड्थ और हाइट है, अब उसके हिसाब से अगर हम सरफेस एरिया मालूम करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 3 की जगह हम 2 डाल देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24:8 हमारे पास आ जाएगा। क्या मतलब इनका रेशो जो आएगा वो 24:8। अब 8 को भी 8 के ऊपर 8 पे डिवाइड कर लेते हैं और 24 को भी 8 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास रेशो आ जाता है 3:1। मतलब 8 3 जार 24 और 8 1 जार 8, तो 3:1। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि उधर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 2:1 था, मतलब सरफेस एरिया 2 वॉल्यूम के मुकाबले में था। अब ये सरफेस एरिया वही 1, मतलब उसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। अब आप ख़ुद मतलब नोटबुक ले ले और उसमें लिख ले कि एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो मैंने मालूम करना है और उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। आप उसको चेक कर ले तो आप मज़ीद चेंजेस पाएंगे उसमें कि सरफेस एरिया और भी ज़्यादा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ठीक है, ये तो बात सामने आ गई कि यार इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह हमारे लंग्स है और उस लंग्स के अंदर एल्वेओलाई है वो माइक्रोस्कोपिक है। तो लंग्स एक मतलब एक ही स्ट्रक्चर भी तो हो सकता था, एक गुब्बारे की तरह। उसके अंदर इतने छोटे छोटे मतलब जो छोटे छोटे स्मॉलर साइज़ के जो एल्वेओलाई होते हैं, तो वो एल्वेओलाई रखने का फ़ायदा क्या, इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने का क्या फ़ायदा था। तो ये जो एल्वेओलाई का हम अगर सब का सरफेस एरिया मालूम करेंगे तो आपको पता है 50 से 75 स्क्वायर मीटर तक का सरफेस एरिया देते हैं हमें। मतलब जो हमारे लंग्स है वो 50 से 75 स्क्वायर मीटर का सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं।
चलो ये तो हो गया, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ देखी गई है कि सेल अगर छोटा है और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, वॉल्यूम की निस्बत उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वॉल्यूम के निस्बत इसको चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। लेकिन वॉल्यूम की निस्बत इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मतलब इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, मतलब एक सेल है फ़र्ज़ किया, और इस सेल के इर्द गिर्द जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी चीज़ें जाती है, एंडोसाइटोसिस भी होती है और एक्सोसाइटोसिस भी होती है। अब मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा, इसके अंदर फूड जाएगा, और इससे वेस्ट भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो एक छोटा सा सेल है, लेकिन उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने का फ़ायदा यही है कि वो इस काम को, हालांकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बहुत एफिशिएंटली करेगा, बहुत जल्दी करेगा। तो जितना भी सेल साइज़ में छोटा होता जाता है, उतनी ही उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। जो काम हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमें बहुत थोड़े से टाइम में मतलब वो करके दिखाता है। अब अगर इसकी निस्बत सेल बड़ा हो जाए तो वॉल्यूम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन वॉल्यूम की निस्बत सरफेस एरिया कम हो गया, तो जो जितनी चीज़ें इसको रिक्वायर्ड है वॉल्यूम की निस्बत से, तो वो जो इसको एब्जॉर्ब करेगा फिर उसको एक्सक्रीट करेगा, तो वो प्रोसेस फिर काफ़ी स्लो होता जाएगा। तो आप अपनी बॉडी के अंदर देखें, हम खाना खाते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब उसका डाइजेशन करने के बाद, उसको छोटे छोटे ज़र्रों में कन्वर्ट करने के बाद जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टन के अंदर, तो इंटेस्टन के अंदर माइक्रोविलाई बने होते हैं और उसमें ये एब्जॉर्ब होता है। तो ये माइक्रोविलाई भी बने हुए इस वजह से है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। जो हमारे ब्रेन के अंदर फोल्ड्स बने हुए, वो भी इसी वजह से बने हुए हैं कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। सही है। इस तरह किडनी के अंदर नीफ्रॉन है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, लंग्स के अंदर जो है वो एल्वियोलाई है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से, बढ़ाने के लिए, ताकि हम अगर सांस लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन ब्लड के साथ शामिल हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उधर से लंग्स में आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, और ये बहुत थोड़े से टाइम में होता है। तो इस थोड़े से टाइम में इतने बड़े फंक्शन को करने के लिए इसका छोटा होना ज़रूरी है। अब अगर आप कहें कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। मैं इधर बताता हूँ कि दो मैंने क्या ले लिए, बीकर ले लिए, 2 बीकर में ले लेता हूँ और दोनों में स्टायरर रख लेता हूँ, दोनों में सेम अमाउंट का पानी डालता हूँ और सेम टेम्परेचर पे, मतलब दोनों के अंदर जो पानी डाल दिया ना उसका टेम्परेचर भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, एक ही जगह से पानी लिया है, उसके अंदर सेम स्टायरर रख दिया मैंने, मतलब ग्लास रॉड रख दिया। अब मैं नमक लेता हूँ, साल्ट, तो साल्ट के मैं 2 क्रिस्टल ले लेता हूँ और दोनों 10 ग्राम के हैं, 10 ग्राम और 10 ग्राम, सही है। दोनों क्रिस्टल मैंने 10-10 ग्राम के ले लिए। अब एक क्रिस्टल को मैं छोटा कर लेता हूँ, उसको कूट लेता हूँ, मतलब उसको छोटे छोटे ज़रों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसका जो वज़न है वो तो वही रहेगा, 10 ग्राम रहेगा। तो अब एक को मैंने पाउडर बना दिया, तो इधर मैं पाउडर डाल देता हूँ और इधर मैं डालता हूँ क्रिस्टल, जो कि बड़ा क्रिस्टल है। दोनों को पानी के अंदर डालता हूँ और दोनों को मैं स्टायरर से घुमाता हूँ सेम स्पीड से। आप मुझे बताएं कि जो मैंने अभी मैं अमल शुरू करूँगा, तो मतलब कौन सा नमक जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर। ज़ाहिर बात है जो पाउडर फॉर्म में है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। थोड़े से टाइम में उसने वो जो वर्क था वो डन कर दिया, मतलब उसको डिज़ोल्व करना था तो वो थोड़े से टाइम में हो गया। तो यही बात है कि जो चीज़ें छोटी हो जाती है, मतलब जिसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से सेल जो है वो छोटा है। काफ़ी सारे बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि सेल छोटा क्यों है, कुछ बच्चे क्लास में पूछते भी हैं। तो इस वजह से, हालांकि ये टॉपिक इस चीज़ में, इस चैप्टर में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया कि इसको प्रूफ करना है या क्या करना है, लेकिन मैंने इधर ज़रूरी समझा कि यार इधर एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि बच्चों को पता चले कि सेल छोटा क्यों है, एक कॉन्सेप्ट बने बच्चों का। फिर आगे जाके ये चीज़ें पढ़ेंगे और इनको पढ़ने में आसानी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो सेल छोटा है और इतना ज़्यादा छोटा है कि नेकेड आई से हम उसको देख भी नहीं सकते, इतना छोटा है।
तो उसको देखने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको पढ़ना होता है, इसकी एग्ज़ामिनेशन करनी, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसको सेपरेट करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स है और एक-एक टेक्निक्स को हम डिटेल से अलग-अलग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।